हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वॉर्म वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल आज कवर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ है। मेरा नाम है अमन बहल और इन क्लासेस को मैं रोज शाम में लेकर के आता हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपने एग्जाम्स को कवर कर सके इंग्लिश के सेक्शन को, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वालों की तरह। अपने कोशिश करते हैं इंग्लिश को इस तरीके से समझें जिससे हर चीज़ का लॉजिक आपको पता लगे। ठीक है, तो रट्टा कम और लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर आपको सिखाया जाता है। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए हैं तो क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। शुरू करेंगे क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी अवर्टिंग एंजल्स या एंगल्स पॉज। अजीब सा लिखा हुआ है ना। देखिए, अवर्ट करना यानी बचना, अवॉइड करना। अगर आप ऐसे जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी ऐसे आ रही थी, आपने गाड़ी को मोड़ लिया, साइड में से निकल गए, तो आपने गाड़ी से बचे, एक्सीडेंट से बचे। तो कह रहे जी अवॉइड करना है, हमें भी बचना है इस एंगल्स पॉज नाम की चीज से। अब ये एंगल्स पॉज क्या होता है? ये एक बहुत ही खतरनाक इकोनॉमिक कंडीशन है और ये कंडीशन आपको हर 100 साल में देखने में मिलेगी, हर बड़ी कंट्री में। इसमें जब कोई नई तकनीक आती है तो 20, 30, 50 साल तक कंपनीज उस तकनीक का फायदा उठा करके खूब पैसा कमाती हैं, लेकिन वो पैसा अपने वर्कर्स को नहीं देती, उनसे कम तनख्वाह पे ही काम करवाती रहती हैं। तो इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, लेकिन आम आदमी की जेब में पैसा कम से कम रहेगा। इसको बोलते हैं एंगल्स पॉज। ये एक एंगल्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने बताया था, इसलिए उनके नाम से इस कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा है। पॉज का मतलब होता है जब चीजें रुकी हुई हो। आपकी जिंदगी रुकी हुई है, दुनिया आगे बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा। तो कह रहा है जी हमें भी इसको अवॉइड करना है। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड लेबर मार्केट्स इमर्ज एज की प्रायोरिटीज इन एआई समिट। कह रहा है जी एनर्जी की जो सस्टेनेबिलिटी है, ये क्या होता है? एनर्जी यानी कि पावर, बिजली, ऐसा समझ लो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपना। बिजली आपको इस तरीके से बनानी है कि अगले 1000, 2000, 5000 साल तक बना सको। ऐसा कुछ मत कर बैठना कि 50 साल में ही आप बोल दो कि अब बिजली नहीं बनेगी, कच्चा तेल खत्म हो गया। कह रहा है एनर्जी की जो सस्टेनेबिलिटी है, बिजली को बनाए रखने का जो काम है, और लेबर मार्केट जो है यानी वर्कर्स का जो बाजार है, ये दोनों चीजें इमर्ज करती हैं या निकल के या उभर के आती हैं बड़ी प्रायोरिटीज के तौर पे, बड़ी प्राथमिकताओं के तौर पे। और कहाँ? एआई समिट में जो चल रही है फ्रांस में। समिट समझते हैं आप, कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, जहां पे बड़े बड़े लोग आए किसी चीज पे बात करें, है ना, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। तो एआई पे जो फ्रांस में कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें दो ही चीजों पे बात हुई। पहली चीज है ये और दूसरी चीज है ये। सस्टेनेबिलिटी और लेबर मार्केट सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। वर्ब है इनकी इमर्ज, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। इमर्ज का मतलब है उभर करके आना किसी चीज का सबके सामने। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। चलिए, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सेल एक्टिव हो चुकी है। मिनिमम प्राइस 395 में 1 साल का पास प्रो अवेलेबल है। एक दिन की सेल है, रात को 12 बजे खत्म हो जाएगी। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल अगर आपको पास की जरूरत है। मॉक टेस्ट पास आप जानते हैं, पास प्रो एज यूजुअल इसमें सभी एग्जाम्स कवर्ड हैं। 70-75 हजार, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 70 से 75 हजार मॉक टेस्ट इसमें है। हर वैरायटी का, हर डिफिकल्टी लेवल का, हर एग्जाम का आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस दिखा रहा हो आपको कोड अप्लाई करना है YT10। इस कोड को लगाते ही आपका प्राइस जो है मिनिमम वाला हो जाएगा 395। ठीक है, चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन एंड यूज द कोड YT10 एंड सेव योर मनी। चलिए, वोकैब शीट है अपनी। थोड़ा जूम इन कर दूं मैं ताकि ठीक से आप पढ़ पाएं, है ना। जस्ट अ मिनट। शुरू करेंगे। पहला वर्ड है पर्सपेक्टिव। जिसको ये वर्ड पता है, बड़ा आसानी से यूज होने वाला वर्ड है ना। इसको आप अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, सोचने का तरीका, परसेप्शन, माइंडसेट। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अपने पास, पेनोरमा। दे ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्होंने कोशिश किया कि वो लुक एट करें प्रॉब्लम पे एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नज़रिए से।
तो ये नज़रिया वाला वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड स्टैग्नेशन। देखिए स्टैग्नेशन इन्फ्लेशन से बहुत जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन यानी, चलो इन्फ्लेशन को छोड़ो, इसको सीधे ही समझो आप, ये बार बार ये वर्ड आएगा आपके आर्टिकल में आज। जब चीज़ें रुक जाएं, जैसे पानी है किसी नदी का रुक गया, समंदर का, या किसी आदमी की तनख्वाह है वो रुक गई, है ना, ऐसी चीज़ों की जब रुकावट होती है तो उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। बाकी सब कुछ आगे बढ़ रहा है लेकिन आप जिंदगी में जहाँ खड़े हो वहीं रुके हुए हो, ये कहलाता है स्टैग्नेशन। इसको मोशनलेसनेस भी बोलते हैं। विद हाई इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन हैज स्टेड इन इकोनॉमी। बढ़ी हुई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ, बेरोजगारी और महंगाई के साथ इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आ गया है। इकोनॉमी का पहिया रुकना चलना बंद हो गया, यानी रुक गया है। ये वर्ड स्टैग्नेशन जनरली इकोनॉमिक आर्टिकल में ही आएगा जब भी अर्थव्यवस्था की, है ना, इस तरह की बातें होंगी। तो चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड है प्रोपोजिशन। 3 दिन पहले ये वर्ड आया था। ये वर्ड 2 वर्ड्स का मिक्सचर है। पहला वर्ड है प्रपोजल, दूसरा वर्ड है सिचुएशन या पोजीशन। प्रपोजल या पोजीशन, कह रहा है जी एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें एक प्रपोजल हो आपके पास, वो कहलाता है प्रपोजिशन। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। मेकिंग ईजी मनी हैज़ ऑलवेज बीन एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। पैसा बनाना या जल्दी पैसा बनाना हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन रहा है, यह बहुत ही लुभावना सिचुएशन रहा है। अब इसको सिचुएशन बोल दो या ऑफर बोल दो, दोनों में से एक ही बात, मतलब दोनों बातें यहाँ पे फिट होंगी। तो बहुत लुभावना ऑफर या लुभावनी सिचुएशन रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। चलिए ये वर्ड प्रपोजिशन अब आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव वो चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको करना ही करना है। जैसे एज ए स्टूडेंट ये आपका इम्परेटिव है कि अगर आप पढ़ाई में लगे हैं, घर वालों को बोल दिया है, खुद को भी बोल दिया कि मुझे कुछ काम करना है, पढ़ना है, तो फिर आप पढ़ाई ही करें। जितने वक्त तक पढ़ाई में लगे हैं वो काम वक्त आपको पढ़ाई में देना है। तो ये एज ए स्टूडेंट आपका इम्पेरेटिव है। फौजी का इम्पेरेटिव ये है कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के देश की सुरक्षा करे, देश को महफूज रखे। तो आपकी एसेंशियल ड्यूटी, ऐसे आप याद रखें इस वर्ड को। इसको ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या एक्सीसेंसी भी बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक नेसेसरी ड्यूटी है सरकार की, इम्पेरेटिव है कि सरकार कम करे अपने आयात के बजट को, इम्पोर्ट बजट को। चलिए ये वर्ड भी आएगा। लास्ट वर्ड है अपने पास लेवरेज। देखिए लेवरेज का मतलब होता है सहारा, नाउन फॉर्म में, और सहारा लेना वर्ब फॉर्म में। किसी भी चीज़ का, जो चीज़ आपके पास है आपने उसको लेवरेज किया, किसी और से मांग के किया। जैसे अगर आपको मेडिकल में सीट नहीं मिली डॉक्टर बनने की, तो आप अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस या पैसे का सहारा लेकर के, लेवरेज का, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। आपने सुना है ना, ये लोग 1-1 करोड़ रुपया लगा करके MBBS करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, क्योंकि नंबर कम आते हैं, सरकारी कॉलेज में जगह नहीं मिलती, तो पैसे का सहारा लिया और प्राइवेट से कर लिया। डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ का सहारा लेना लेवरेज करना कहलाता है। दोनों ही तरीके से वर्ड यूज होगा, नाउन और वर्ब फॉर्म में। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन फंड करते हैं, पैसा देते हैं सियासी पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, ताकि उनको पॉलिटिकल लेवरेज मिल सके या फिर राजनीतिक सहारा मिल सके। लेवरेज यहाँ पे एक नाउन है। दूसरे केस में देखो, यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज। आपको जरूरत है कि आप लेवरेज करें, सहारा लें अपनी कुशलताओं या एक्सपर्टीज का। और क्यों? टू गेट ए गुड जॉब इन टूडेज मार्केट, एक अच्छी नौकरी को आज के बाजार में पाने के लिए। चलिए एक समरी आपको देते हैं आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए रिसेंटली एक समिट हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई AI के ऊपर, जो कि हुई थी फ्रांस यानी पेरिस में। इसमें मोदी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया और मोदी जी ने 2 चीज़ों को हाईलाइट किया। पहली चीज़ ये कि AI की वजह से वर्कर मार्केट या लेबर मार्केट डिस्टर्ब हो रही है। जिस काम के लिए 50 आदमियों की ज़रूरत होती थी, शायद अब 3 लोगों से काम चल जाएगा और 47 लोगों की नौकरी चली जाएगी। जैसे रिसेंटली आप सुन भी रहे हो, इन्फोसिस ने, विप्रो ने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये हो रहा है AI की वजह से। और दूसरा क्या हो रहा है, AI को चलाने के लिए एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। बिजली बहुत लगती है AI को अगर आपको डेवलप करना है, चलाना है। तो दुनिया भर की सरकारें कोयला जला जला के जो है आज की डेट में बिजली बना रही हैं। ये बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगा, इस तरफ भी दुनिया को ध्यान देना होगा।
आज की टोन है कंसर्न्ड और एनालिटिकल, एनालाइज करके कंसर्न्ड टोन में बता रहा है कि दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी प्राइम मिनिस्टर, एक काम करो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से पढ़ो, मीनिंग निकालो क्या कहना चाह रहा है। चलिए, कह रहा है जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड इंडिया स्टांस ऑन द इवॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस ऑन February 11। कह रहे जी जो पीएम मोदी साहब हैं इंडिया के, इन्होंने हाईलाइट किया, हाईलाइट करना लाइमलाइट में लाना, किसी चीज़ को सबके सामने जोर दे के रखना। तो उन्होंने जोर दे के हाईलाइट करके रखा भारत के स्टांस को, यानी भारत की पोजीशन को। स्टांस क्या होता है? जो पोजीशन है आपकी। और स्टांस किस चीज़ पे है? स्टांस है, ऑन लगा के बता रहा है, इवॉल्व करते हुए या विकसित होते हुए, ग्रो करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंडस्केप पे। लैंडस्केप का मतलब होता है एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम। और ये सारा काम मोदी साहब ने किया, ये स्टांस पे जोर देने का काम इस समिट में, एआई एक्शन समिट में, जो हुई पेरिस में या फ्रांस में 2 दिन पहले February 11 को। समझ गए? अब चलिए, अब यहाँ कॉमा लग गया और आगे लगी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ये एक साइमल्टेनियस एक्शन को बताएगा। मोदी साहब जब हाईलाइट कर रहे थे तो साथ साथ वो क्या कर रहे थे? कह रहे जी स्ट्रेसिंग द नीड फॉर गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड्स दैट अपहोल्ड आवर शेयर्ड वैल्यू, एड्रेस रिस्क एंड बिल्ड ट्रस्ट। कह रहे ये काम इन्होंने किया स्ट्रेस करते हुए या जोर देते हुए उस नीड पे या ज़रूरत पे जो थी इन सभी चीज़ों की। पहली चीज़ है गवर्नेंस यानी अच्छा प्रशासन, और दूसरे हैं स्टैंडर्ड्स यानी अच्छे मानक, अच्छे क्राइटेरिया, और वही स्टैंडर्ड्स जो अपहोल्ड करें, मेंटेन करें, बनाए रखें हमारी ऐसी वैल्यूज़ को जो शेयर्ड हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमें है ना, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? आपके अच्छे नैतिक मूल्य। तो शेयर्ड वैल्यूज़ को अपहोल्ड करें, जो एड्रेस करें, संबोधित करें या हल निकालें जोखमों का, रिस्कों का, और जो बिल्ड करें या बनाएं ट्रस्ट को या विश्वास या भरोसे को। तो ये काम मोदी जी ने किया। बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करके आपने इसको पढ़ा। पीएम मोदी सब्जेक्ट है, हाईलाइटेड इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में वर्ब लगी हुई है। हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे जोर देना, लाइमलाइट में लाना, इसको अंडरस्कोर करना भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको एम्फसाइज करना भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेस करना भी बोलते हैं। ये स्ट्रेस वर्ड आगे आया, ये भी हाईलाइट का ही सिनोनिम है। चलिए, इंडिया स्टांस, स्टांस का मतलब होता है पोजीशन, किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी। इवॉल्विंग यानी इवॉल्व करता हुआ, बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ, डेवलप होता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंडस्केप। लैंडस्केप वर्ड बहुत बार आ चुका है आपकी क्लासेस में। किसी भी चीज़ के एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को, पूरे सिस्टम को बोलते हैं लैंडस्केप। अभी एआई का लैंडस्केप क्या है? इसमें अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। चैट जीपीटी चल रहा है, डीप सीक चल रहा है, कारों में भी एआई आ रही है, हर चीज़ में एआई आ रही है। ये एआई का इकोसिस्टम है। चलिए, अपहोल्ड करना, किसी चीज़ को बनाए रखना, सपोर्ट या मेंटेन करना। कह रहे जी दिस पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द जॉइंट स्टेटमेंट साइंड बाय इंडिया एंड ओवर 50 अदर कंट्रीज। कह रहे ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो नज़रिया है, परसेप्शन है मोदी साहब का, कह रहे ये साथ ही साथ रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है उस जॉइंट स्टेटमेंट में जिसको साइन किया गया भारत के द्वारा और दूसरी कई 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के द्वारा। तो सभी ने मिलकर के जो जॉइंट स्टेटमेंट बनाई है उसमें मोदी साहब की बातों को जगह मिली है। अब मुझे एक बात बताओ, चलिए पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट हुआ, इज रिफ्लेक्टेड इसकी वर्ब है, रिफ्लेक्ट होना यानी दिखाई देना, परछाई की तरह। बात यह है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसके लिए एक बहुत अच्छा वन वर्ड है हमारे पास। कितने लोगों को याद है? लिखो अभी कमेंट्स में, स्पेलिंग भी देखना, स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए आपकी। जॉइंट स्टेटमेंट के लिए जो वन वर्ड है वो होता है, मैं लिख दूं, पहले आप खुद से ट्राई देना, कम्युनिके। ठीक है, QUE, कम्युनिके। बहुत बार ये वर्ड आता है आर्टिकल्स में, याद होना चाहिए ज़्यादातर बच्चों को। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वीडियो को कर ले पॉज, 10-5 मिनट जितना टाइम लगे, एक बार इसको पढ़ के इसका मीनिंग निकालें।
चलो, कह रहे जी कमिटमेंट्स टू ट्रस्ट, सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेस अलाइन वेल विद इंडियाज एफर्ट्स। कह रहे जो कमिटमेंट है हमारा वचनबद्धता होने का है, यानी हमारा जो प्रॉमिस है, वादा है, इन 3-4 चीज़ों का। पहली चीज़ है भरोसे का, हम एआई का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा सेफ्टी का, लोगों को सेफ रखेंगे। और तीसरा यूनिवर्सल एक्सेस का, सभी को एक्सेस भी देंगे, अमीर गरीब छोटा बड़ा। कह रहे ये जो हमारे कमिटमेंट्स है ना, ये अलाइन वेल विद करते हैं, ये बहुत अच्छे से अग्रीमेंट में है, एक ही लाइन में है। और किसके साथ? भारत के एफर्ट्स के साथ, कोशिशों के साथ। और कोशिशें किस चीज़ की हैं? टू एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज वाइल मिटिगेटिंग रिस्क, एडवांस करने की, आगे बढ़ाने की एआई टेक्नोलॉजीज़ को, जबकि मिटिगेट कर रहे हो या जब मिटिगेट कर रहे हो इसके रिस्क या जोखमों को। मिटिगेट करना, किसी चीज़ को नरम बनाना, इंटेंसिटी को कम करना। तो हमारे ये सारे एफर्ट्स जो है ना कि एआई को डेवलप करना है, रिस्क कम करना है, ये इन कमिटमेंट्स के साथ बिल्कुल अलाइन विद करते हैं। चलिए, अलाइन विद करना, कम इनटू एग्रीमेंट होना किसी चीज़ के साथ। एक ही लाइन में आ गए, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए तो अग्रीमेंट में हो, अलाइन विद कर रहे हो। मिटिगेट करना, एमिलिएट करना, पेसिफाई करना, मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को नरम करना। सर पे दर्द हो रहा था, आपने बाम लगा ली, है ना। हाथ में दर्द हो रहा था, आपने मूव लगा ली, तो आपने दर्द को मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। चलिए, कमिटमेंट्स की वर्ब है अलाइन। कह रहा है जी द नेशंस अप्रोच टू एआई विल बी क्रूशियल एज द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस एंड कोस्ट डिक्लाइन। कह रहे हैं हमारे नेशन की जो अप्रोच है एआई को लेके, ये और भी ज़्यादा क्रूशियल होगी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोग्रेस करती है और कोस्ट यानी कीमतें हैं वो डिक्लाइन होती हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सस्ती होती जा रही है, और इसके सस्ते होने की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो हमारे लिए अप्रोच और भी ज़्यादा क्रूशियल होगी, हम कैसे एआई से डील करेंगे। नेशंस अप्रोच की वर्ब है विल बी, टेक्नोलॉजी की वर्ब है प्रोग्रेसिस, कोर्स की वर्ब है डिक्लाइन। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर प्लूरल देख करके सब्जेक्ट एग्रीमेंट जरूर किया करो हर सेंटेंस में। कह रहा जी इन्वेंशंस सच एज चाइनीज फर्म डीप सीक्स ब्रेक थ्रू रीजनिंग मॉडल्स अंडरस्कोर द ग्रोइंग रिस्क टू लेबर मार्केट्स। कह रहा है रिस्क ये है कि जो इनोवेशंस हैं यानी नई नई खोजें हैं, जैसे कि चाइना की एक फर्म का डीप सीक का ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बड़ी कामयाबी, किसी चीज़ की बड़ी सफलता। कह रहे जी इस तरह की इनोवेशंस जैसे डीप सीक अचानक से रातों रात आया। कह रहे जी इसका जो रीजनिंग मॉडल है, इसका जो ब्रेक थ्रू, या समझ लो रीजनिंग मॉडल या जीपीटी है ना, जैसे चैट जीपीटी है, रीजनिंग ही तो करता है ये। कह रहा है ये इनोवेशंस अंडरस्कोर करती हैं, हाईलाइट करती हैं बढ़ते हुए रिस्क को या जोखिम को, जो है लेबर मार्केट्स को या नौकरियों के बाजार को। अचानक से आपने कोई नया सॉफ्टवेयर ड्रॉप कर दिया बना के बाजार में, और सब कंपनीज में से 10-10% स्टाफ को कंपनी वालों ने निकाल दिया क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर से काम चल जाएगा। तो ये लेबर मार्केट को बड़ा रिस्क होता है इन इनोवेशंस की वजह से। चलिए, इनोवेशंस की वर्ब है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना किसी चीज़ को। ब्रेक थ्रू आप देख चुके हैं, एक बड़ी जो है उपलब्धि को या बड़ी सफलता को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। बड़ी कामयाबी होती है ब्रेक थ्रू, बड़ी नाकामयाबी होती है डिबैकल या सेटबैक, इसको फियास्को भी बोलते हैं। ठीक है। और बड़ा कारनामा, ये तो कामयाबी है, बड़े कारनामे को बोलते हैं अंग्रेजी में फीट, FEAT। तो ये वन वर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से सबको आते होंगे, क्लास में जो रेगुलर हैं, नहीं आते हैं तो देख लेना, फिर किसी क्लास में आएंगे। बड़ा कारनामा फीट, बड़ी नाकामयाबी डिबैकल, सेटबैक या फियास्को, बड़ी कामयाबी यानी कि ब्रेक थ्रू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से वीडियो को पॉज करें। चलिए, कह रहे द IT and services sector constitutes a significant portion of India's economy, but employs a relatively smaller workforce। कह रहे जो IT और सर्विसेज का सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मिल करके बनाते हैं एक बहुत बड़े पोर्शन को, सिग्निफिकेंट पोर्शन को भारत की इकोनॉमी के। कह रहे लेकिन ये एम्प्लॉय करता है, नौकरी देता है
तुलनात्मक तौर पे एक छोटी वर्कफोर्स को, छोटे नंबर ऑफ पीपल को। चलिए, आईटी और सर्विस सेक्टर की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट करना, मिल करके बनाना। दूसरी वर्ब है इसकी बट कंजंक्शन के बाद एम्प्लॉइज, इस पूरे सेक्टर की वर्ब है एम्प्लॉइज। ठीक है, पहली वर्ब कॉन्स्टिट्यूट्स, दूसरी एम्प्लॉइज। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद में वर्ब की एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाई रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक तौर पे, और यही जो है कंपैरेटिव भी बताता है। दोनों एडवर्ब जो है तुलना की बात करती हैं, कंपैरिजन की। तो इनके साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगाने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें कंपैरिजन आ चुका है। तो रिलेटिवली स्मॉलर की जगह रिलेटिवली स्मॉल लिखेंगे तो भी काम चलेगा, और यही लिखना भी चाहिए। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा भी हुआ है। कह रहे जी AI ड्रिवन एफिशिएंसी गेन्स प्रेजेंट एन अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोपोजिशन, yet the potential for job losses and stagnant wage growth in this sector poses serious risks। कह रहा है जी AI से जो ड्रिवन है, जिस चीज़ को AI ड्राइव कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, और कौन सी चीज़, एफिशिएंसी में गेन या काम करने के अंदर आपको जो मुनाफे हो रहे हैं। पहले जो काम 15 घंटे में होता था 15 मिनट में हो रहा है। कह रहे जी AI के ऊपर सवार होकर के हमारी एफिशिएंसी में जो गेन्स आ रहे हैं, ये सारे गेन्स प्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस ऑफर को, प्रपोजिशन को या पोजीशन को। कह रहे लेकिन यट फिर भी जो पोटेंशियल या संभावना है, पोटेंशियल है जॉब लॉसेस के लिए, नौकरियों के जाने की, और स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ का, वेज के अंदर, तनख्वाहों के अंदर जो है रुकावट का। स्टैग्नेंट मतलब बिल्कुल रुक गई हैं वेजेस, जहाँ पे थी 15 साल 10 साल पहले, 10 साल बाद भी वहीं हैं। कह रहा है इस सेक्टर में वो पोजेस करती हैं या खड़ा करती हैं सीरियस रिस्क को, बड़े जोखमों को। आ रही बात समझ में? तो एफिशिएंसी गेन अच्छे हैं, कंपनियां खूब फायदा उठाएंगी AI का, लेकिन वो शायद अगले 10 साल तक सैलरीज ना बढ़ाएं, सारा पैसा अपनी जेब में रख लें। गेन्स की वो है प्रेजेंट, येट कंजंक्शन के बाद में नया सब्जेक्ट आया पोटेंशियल, संभावना, इसकी वो है पोजेस। पोज करना यानी खड़ा करना किसी रिस्क को। पोज वर्ड हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होगा, किसी क्वेश्चन को यानी सवाल को खड़ा करने के लिए, किसी डाउट को खड़ा करने के लिए, किसी जोखम को खड़ा करने के लिए, है ना, ऐसी चीज़ों को पैदा करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल पोज का होता है। स्टैग्नेंट मतलब जो आगे बढ़ने से मना कर दे, जो रुके हुए पानी की तरह हो, जैसा आपको मैंने बताया था नदी का। प्रोपोजिशन आप देख चुके हैं, एक खास पोजीशन या प्रपोजल, एक खास सिचुएशन या ऑफर। कह रहे द प्राइम मिनिस्टर राइटली पॉइंटेड आउट दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हिस्टोरिकली क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कह रहे जी PM साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही तरीके से इस चीज़ की तरफ भी पॉइंट आउट किया या इशारा किया, बिल्कुल सही इशारा था। दैट वो ये कि तकनीक में जब जब एडवांसमेंट्स होती हैं या उन्नति होती है, तरक्की होती है, ऐतिहासिक तौर पे वो क्रिएट करती है नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, नए रोजगार के अवसरों को। तो नई नौकरियां आएंगी भी, पुरानी नौकरियां जाएंगी, तो ये सब तो होना ही है। प्राइम मिनिस्टर की वर्ब है पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट करना या रिफर टू करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीक में तरक्की, एडवांसमेंट्स की वर्ब है क्रिएट। चलिए, इजी लग रहा है वो आर्टिकल पढ़ने में। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लंबा है आज का आर्टिकल, लेकिन पढ़ने में आसान है। चलिए, कह रहे जी हाउ एवर एज नोटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे देयर इज अ वैलिड कंसर्न रिगार्डिंग एन एंगल्स पोज। कह रहे लेकिन हाउ एवर, जैसा कि नोट भी किया गया इकोनॉमिक सर्वे में भारत के, जैसा कि बताया भी गया, लिखा भी गया, एक बिल्कुल वैलिड कंसर्न है, बिल्कुल सही चिंता है, एज टू या रिगार्डिंग, एज टू या रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब समझते हो ना, के संबंध में, और ये रिगार्डिंग है इस एंगल्स पोज नाम की चीज़ के। अब ये क्या होता है, कॉमा लगा के बताया हुआ है। अ फेज वेयर फर्म्स रीप द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वाइल रियल वेजेस स्टैग्नेट। ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे कंपनियाँ रीप करती हैं, फ़ायदा उठाती हैं बेनिफिट्स का। रीप करना बेनिफिट्स को यानी किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, कलेक्ट करना, नई तकनीक के, न्यू टेक्नोलॉजी के, जबकि जो रियल वेजेस हैं, जो रियल में तनख्वाहें हैं, वो स्टैग्नेट कर जाती हैं, एक ही जगह पर रुकी रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के भी कंसर्न, हमारी चिंता जो है होनी चाहिए। वैलिड कंसर्न सब्जेक्ट है,
नाउन है कंसर्न, इसकी वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले है। रिगार्डिंग मतलब संबंध में, है ना, किसी चीज़ के रिलेशन में। एंगल्स पॉज मैंने आपको बता दिया, ये साइंटिस्ट का नाम है एंगल, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि दुनिया रुक जाती है जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, बड़ी कंपनियां फ़ायदा उठाएंगी और हर आदमी गरीब होगा कुछ वक्त तक, बाद में फिर 20-30 सालों में सारा बैलेंस फिर से बन जाता है। फर्म्स की वर्ब है रीप, रीप करना यानी बेनिफिट्स को उठाना। फसल काटने को बोलते हैं रीप करना। तो आप जब भी रीप करेंगे किसी अच्छी चीज़ को करेंगे, जैसे रीप द बेनिफिट्स करेंगे, किसी चीज़ के बेनिफिट को उठाएंगे। रियल वेजेस की वर्ब है स्टैग्नेट, स्टैग्नेट करना, चीज़ों का रुक जाना। कह रहे जी इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इवन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सच इकोनॉमिक स्ट्रेन। कह रहे जी भारत तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सह ही नहीं सकता, यहाँ तक कि एक छोटे से पीरियड को भी, 5 साल का पीरियड भी ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रेन का, ऐसे आर्थिक बोझ का। कह रहे जी मेकिंग प्रोएक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सेज इसेंशियल, बनाते हुए, मेक करते हुए, प्रोएक्टिव यानी सामने से एक्टिव या पहले से ही एक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सेज को जरूरी। प्रोएक्टिव का मतलब होता है काम होने से पहले ही आपने एक्शन ले लिया। ऐसा नहीं है जब कुछ गलत हो जाएगा तब आप रिएक्शन देंगे अपना, आपने पहले से ही एक्शन ले रखा है कि कुछ गलत हो ही ना, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। ऐसे पॉलिसी रिस्पॉन्सेज, ऐसे कानून हमें पहले से ही बनाने होंगे कि भारत में कहीं एंगल्स पोज ना लग जाए। चलिए, इंडिया की वर्ब है कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड करना, किसी चीज़ की कीमत को सहना। मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता तब ये चीज़ को मेकिंग यानी बना भी रहा है, ऐसे पॉलिसी रिस्पॉन्सेज को एसेंशियल यानी ज़रूरी। ठीक है, एसेंशियल यानी नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑलराइट, कह रहे द समिट्स एम्फोसिस ऑन सस्टेनेबल एआई ग्रोथ एंड एनर्जी एफिशिएंसी इज इक्वली टाइमली। कह रहा है इस समिट का जो एम्फोसिस था एक दूसरी चीज़ पे, पहली चीज़ तो हो गई है जो भारत ने बताया कि हमारी एआई आ गई और इसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं, हमें कुछ करना होगा। कह रहा है इसका जो एम्फोसिस था एक और दूसरी चीज़ पे जो थी सस्टेनेबल एआई ग्रोथ के, एआई की ऐसी ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो अगले 10,000 साल तक। कह रहा है और एनर्जी एफिशिएंसी पे, बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल करने पे। कह रहा है ये भी इक्वली टाइमली है, उतनी ही इक्वली, उतनी ही टाइमली यानी वक्त पे है। ये वाला एम्फोसिस भी हमने बिल्कुल सही वक्त पे डाला है। और क्यों? गिवन ग्लोबल क्लाइमेट इम्पेरेटिव्स, देखते हुए या गिवन, देखते हुए या गिवन क्लाइमेट के इम्पेरेटिव्स को लेकर के, या क्लाइमेट से जुड़ी हुई ज़रूरी जो हमारी नेसेसरी ड्यूटीज़ हैं उनको लेकर के। दुनिया भर में क्लाइमेट को लेकर के हमारी कुछ इम्पेरेटिव्स है ना, हम धुआं कम छोड़ें, फॉसिल फ्यूल को कम जलाएं। तो इसी वक्त पे अगर हमने इस चीज़ की बात भी कर ली कि एआई बिजली बहुत खाता है, तो ये बात भी इक्वली टाइमली है। चलिए, एम्फोसिस सब्जेक्ट है, वर्ब है इसके इज, टाइमली यानी वक्त पे, सस्टेनेबल यानी टिकाऊ, ड्यूरेबल जो लंबे वक्त तक चले। गिवन का मतलब होता है देखते हुए इस चीज़ को। गिवन के बाद में हमेशा एक नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे इस केस में आया है गिवन ग्लोबल क्लाइमेट इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव नाउन है, ग्लोबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्लाइमेट इम्पेरेटिव आप समझ लें, इस जो है नाउन को यहाँ पे यूज़ किया गया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वर्ब भी होती यानी पूरा क्लोज होता, गिवन ग्लोबल क्लाइमेट इम्पेरेटिव्स आर बीइंग डेल्ट विथ, तो फिर गिवन जो है, गिवन को गिवन दैट में आप चेंज कर देते। समझ गए? ये एक कंजंक्शन बन जाएगा अगर इसके बाद में एक नाउन प्लस में वर्ब का कॉम्बो हो, पूरा क्लोज हो। अगर कॉम्बो नहीं है तो गिवन अकेला आता है बिना दैट के, तब ये प्रेपोजिशन बन जाता है, नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेता है। बड़ा सिंपल और कूल कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको। कह रहा है जी द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया। कह रहे जो अमेरिका है, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये प्रोड्यूस करता है या बनाता है दुगने से भी ज़्यादा बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को भारत की। कह रहा है जी डिस्पाइट हैविंग जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और ये काम करता है बावजूद होने के सिर्फ एक क्वार्टर या 1/4 इंडिया की पॉपुलेशन के। तो हमारे यहाँ पे कितने लोग? 150 करोड़। अमेरिका में कितने लोग? बड़ी मुश्किल से 35-40 करोड़। तो 40 करोड़ 35 करोड़ लोगों को हमसे दुगनी बिजली चाहिए जीने के लिए। समझ पा रहे हो? बड़ी अजीब सी बात है ना। अगर तरीके से देखो तो हमसे 8 गुना बिजली अमेरिका यूज़ कर रहा है, ये बताया गया इस आर्टिकल में।
यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ब है प्रोड्यूसिस, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। कह रहे जी अ ग्रोइंग शेयर ऑफ दिस एनर्जी इज नाउ कंज्यूम्ड बाय डेटा सेंटर्स। एक बढ़ता हुआ हिस्सा इस एनर्जी का जो अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूम किया जाता है डेटा सेंटर्स के द्वारा, एआई के लैब्स के द्वारा। कह रहे जी विच पावर एआई ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, जो पावर करते हैं या बिजली देते हैं एआई की ट्रेनिंग को और एआई के इस्तेमाल को, डिप्लॉयमेंट को। ग्रोइंग शेयर सब्जेक्ट है, इज कंज्यूम्ड पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब है। डेटा सेंटर हर कंपनी के होते हैं आजकल, है ना, जहाँ पे ये एआई को ट्रेन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं आगे, डेटा सेंटर्स। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। पढ़ते रहना है वीडियो को पॉज करके। कह रहा है जी एज एआई ड्रिवन एनर्जी डिमांड सर्जेस ensuring that this growth is powered by renewable sources is critical। कह रहा है जैसे जैसे एआई की ड्रिवन एनर्जी की जो डिमांड है, एनर्जी की वो डिमांड जिसको एआई ड्राइव कर रहा है, कह रहा है जैसे जैसे बिजली की जो मांग है एआई की वजह से ये मांग सर्ज करती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कह रहा है जी वैसे वैसे इंश्योर करना या पक्का करना दैट इस चीज़ को कि ये ग्रोथ जो है पावर्ड है, इस ग्रोथ को पावर मिल रही है, बिजली मिल रही है रिन्यूएबल सोर्सेज से, सोलर एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से। कह रहे ये चीज़ बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलाओ बिजली जितना चाहिए, लेकिन वो बिजली आए ना कि कोल से बल्कि सोलर सेल से या फिर न्यूक्लियर जो है प्लांट से, ये ज़रूरी है इंश्योर करना। डिमांड की वर्ब है सर्जेज, सर्ज का होता है चीज़ों का मतलब, सर्ज का मतलब होता है चीज़ों का बढ़ना, है ना, राइज करना क्विकली। इंश्योरिंग की वर्ब है इज़, ये चीज़ इंश्योर करना इज़ क्रिटिकल, और इंश्योर ये करना है कि ग्रोथ इज़ पावर्ड, ग्रोथ की वर्ब है पैसिव में इज़ पावर्ड। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो आपको पकड़ना पड़ेगा, मीनिंग निकालना है तो। कह रहा है कमर्शियल एआई सक्सेस रिमेन्स एल्यूसिव विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स फ्लोइंग इनटू टॉप मार्केट प्लेयर्स बट ऑफरिंग लिमिटेड फाइनेंशियल रिटर्न्स। कह रहा है जो कमर्शियल एआई की सक्सेस है, एआई के सहारे जो पैसा कमाने का काम है, अभी तक एआई से सब अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहा कोई। कह रहा है कमर्शियल एआई की सक्सेस आज भी इल्यूसिव है, आज भी पकड़ से या पहुंच से बाहर है। इल्यूसिव क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में ना आए, जैसे गीला साबुन है, उसको पकड़ोगे हाथ से निकल जाएगा। तो कमर्शियल एआई की सक्सेस भी गीले साबुन की तरह इल्यूसिव है, हाथ में नहीं आ रहा, और ये काम हो रहा है बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के फ्लो इनटू करने के साथ ही बड़ी बड़ी या टॉप की मार्केट प्लेयर्स में या एआई वाली कंपनियों में, लेकिन ऑफर करते हुए ना के बराबर फाइनेंशियल रिटर्न्स को। तो एआई में क्या है, बिजली जलाओ, चिपसेट लाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन एआई से पैसा नहीं मिल रहा। तो ये समस्या आज भी एआई से बनी हुई है। कमर्शियल एआई सक्सेस की वर्ब है रिमेन्स एल्यूसिव, आपने देख लिया, गीला साबुन। सब्सटेंशियल यानी बहुत बड़ा, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, जो साइजेबल या नोटिसेबल हो। ठीक है। कह रहे जी वाइल इंडिया मे नॉट रेप्लिकेट दिस हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न मॉडल डेवलपिंग फंक्शनल एआई मॉडल्स दैट आर टेलर्ड टू इंडियन नीड्स इज इम्पेरेटिव। ये सेंटेंस जो है ना बहुत गलत सेंटेंस है। ये तरीके से आप देखोगे तो इसमें आपको निराशावाद दिखेगा। कह रहे जी जहाँ वाइल इंडिया जो है वो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता, इंडिया जो है कॉपी कर ही नहीं सकता। रेप्लिकेट करना किसी चीज़ को कॉपी करना, और किसको? इस हाई इन्वेस्टमेंट और लो रिटर्न मॉडल को, जिसमें पैसा खूब लगे एआई को बनाने में लेकिन एआई से पैसा ना मिले, इन्वेस्टमेंट हाई हो, रिटर्न का जो है कम हो, ऐसा मॉडल। कह रहे जहाँ इंडिया के बस का ही नहीं है कि इंडिया ये काम कर सके, पैसा लगा करके अपनी जेब से एआई को बना सके। कह रहे वहीं पे डेवलप करना ठीक ठाक काम करने वाले फंक्शनल एआई मॉडल्स को, जो कि टेलर्ड हैं, जो कि बिल्कुल कस्टमाइज्ड हैं भारत की ज़रूरतों के हिसाब से, वो चीज़ इम्पेरेटिव है, अपने आप में एक ज़रूरी ड्यूटी है भारत सरकार की। तो कम से कम छोटा मोटा हम ज़रूर बना लें जो भारत के लोगों के लिए काम आता हो, हिंदी में बात करता हो, तमिल को समझता हो। बड़ा तो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है। गलत बात है ये, इतना पैसा नहीं लगता है। चाइना ने जैसे दिखाया हमें, बहुत कम बजट में भी बढ़िया से बढ़िया कटिंग एज एआई टूल्स जो है हम बना सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बड़े अच्छे से हम इस मॉडल को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। चलिए, इंडिया की वर्ब है मे नॉट रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। टेलर्ड यानी जो एकदम कस्टमाइज्ड हो। टेलर क्या करता है? आपकी शर्ट बनाता है,
शर्ट बनाता है तो बिल्कुल आपको फिट होने वाली होती है ना, तो टेलर करना यानी किसी चीज़ को एकदम फिट करके उसी हिसाब से ढाल के एडजस्ट करना। हमें ऐसे मॉडल बनाने हैं जो हमारे हिसाब से टेलर्ड हों, हमारी नीड्स के हिसाब से। इम्पेरेटिव यानी नेसेसरी ड्यूटी या आपका फ़र्ज। चलिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ आराम से पढ़ लो, इसको मीनिंग निकाल लो, क्या कहना चाह रहा है ये। Carnegie leveraging emerging efficiencies and maximizing AI's potential must remain central to India's strategy। कह रहे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है लेवरेज करना यानी कि फ़ायदा उठाना बढ़ती हुई उभरती हुई एफिशिएंसीज का, कुशलताओं का जो AI से निकल रही हैं, और मैक्सिमम करना AI की पोटेंशियल को। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी रहनी चाहिए, सेंट्रल रहनी चाहिए भारत की स्ट्रेटजी के लिए। तो भारत को कुछ छोटा मोटा नहीं काम नहीं करना है, अच्छे से काम करना है, AI का फ़ायदा उठाना भी है और नई AI को डेवलप भी करना है। लेवरेज करना यानी फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना, और मैक्सिमाइजिंग दोनों की वर्ब है मस्ट रिमेन। ठीक है, दोनों जो है जिरेंट वर्ब की ING फॉर्म सब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कह रहे जी द इंडिया AI मिशंस इनिशिएटिव्स सच एज subsidized access to graphics processing units or GPU clusters or funding for promising projects are encouraging steps towards this goal। कह रहे जी फिर हमारा जो इंडिया का AI मिशन है, इंडिया AI मिशन, इसके जो इनिशिएटिव हैं, ये सरकार की एक स्कीम है AI मिशन। कह रहे इसके जो पहले कदम हैं या पहल हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि कम रेट पे आपको एक्सेस मिलेगा या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में एक्सेस मिलेगा, सब्सिडी के साथ में GPUs पे। GPU आपको AI के लिए बहुत बड़े GPU का आपको है ना वर्क स्टेशन लगाना पड़ता है। GPU एक हार्डवेयर है जो आपको बाजार से लाना पड़ेगा। तो सरकार बोलती है GPU सस्ते रेट पे हम देंगे, आप AI बनाओ। तो पहला इनिशिएटिव ये सब्सिडाइज एक्सेस टू GPUs। दूसरा क्लस्टर्स के लिए भी, GPUs के क्लस्टर्स के लिए, और दूसरा फंडिंग मिलती है प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें कुछ संभावना है। कह रहे ये सारे स्टेप्स जो हैं एनकरेजिंग हैं, एनकरेज करने वाले हैं इसी गोल की तरफ, इसी हमारे लक्ष्य की तरफ, है ना। अच्छे स्टेप्स इंडिया ले रहा है, कहने का मतलब ये। चलिए इंडिया स्टेप्स इनिशिएटिव्स की वर्ब है आर। एनकरेजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। एनकरेजिंग यानी एनकरेज करने वाला, वर्ब नहीं है ये एनकरेजिंग स्टेप्स हैं। इस नाउन स्टेप्स के लिए एनकरेजिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। कह रहा है लुकिंग अहेड इंटीग्रेटिंग AI एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग एट स्केल विल बी एसेंशियल। अगर आगे देखें, लुक अहेड करें, तो इंटीग्रेट करना यानी मिक्स करना AI की एजुकेशन को और स्किल्स ट्रेनिंग को बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे, ये ज़रूरी होगा, एसेंशियल होगा। स्कूल में 5वीं क्लास से AI की जो है सिलेबस शुरू हो जाना चाहिए। 10वीं क्लास तक चाहे आप कुछ भी फील्ड में जा रहे हो, आपका PC चलाना, AI को यूज़ करना, है ना, हल्का फुल्का काम करना, ये सब चीज़ें आपको आती हों। ये सब काम हमें स्कूल लेवल पे करने होंगे, ये बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी है। चलिए AI एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग विल बी इसकी वर्ब है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। बढ़े आगे, लंबा आर्टिकल है आज का। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद अपने क्लास को रैप अप करेंगे। चलिए कह रहा है इवन इफ a significant share of top AI talent moves abroad, India must ensure that its domestic industry retains sufficient expertise to remain competitive। करेगी यहाँ तक कि अगर इवन इफ एक बहुत बड़ा हिस्सा टॉप AI टैलेंट का, टॉप AI वाले लोगों का, वो मूव कर जाता है अब्रोड, वो चला जाता है विदेश, फिर भी इंडिया को इंश्योर करना होगा दैट वो ये कि इसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो बनाए रखे या रिटेन करे पर्याप्त तौर पे एक्सपर्टीज़ को, काफ़ी तौर पे जो है कुशल लोगों को, ताकि ये रिमेन बढ़े रहे या बनी रहे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के अंदर। तो हमारे यहाँ से लोग भागते हैं बाहर, पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि कुछ एक तो यहाँ रहे जो हमारे देश की AI को भी आगे ले जा सकें। सिग्निफिकेंट शेयर की वर्ब है मूव्स अब्रोड यानी देश से बाहर। इंडिया की वर्ब है मस्ट इंश्योर। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की वर्ब है रिटेन्स, रिटेन करना, बनाए रखना। कह रहा है AI will undoubtedly reshape industries and preparing a robust talent pipeline will be key to ensuring that India not only adapts but also thrives in this transformation।
कह रहे जी एआई जो है बिना किसी डाउट के अनडाउटेडली रीशेप करेगी, फिर से शेप में ढालेगी इंडस्ट्रीज़ को। कह रहा है और प्रिपेयर करना या बनाना एक रोबस्ट यानी मजबूत टैलेंट पाइपलाइन को। टैलेंट पाइपलाइन यानी टैलेंट डेवलपमेंट। आपने 9वीं क्लास से एआई पढ़ाना शुरू किया है ना, फिर वो बच्चा जा करके ग्रेजुएशन के बाद किसी एआई कंपनी में काम करेगा, तो एक पूरी पाइपलाइन बन जाती है। कह रहा है जी ऐसी पाइपलाइन को प्रिपेयर करना, रोबस्ट पाइपलाइन को, वो की होगा, इंपॉर्टेंट होगा इंश्योर करने के लिए कि इंडिया ना केवल अडेप्ट करता है, ढालता है, बल्कि थ्राइव भी करता है, फलता फूलता भी है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस नए बदलाव में। चलिए, एआई की वर्ब है विल रीशेप, रीशेप करना, फिर से शेप में लाना। प्रिपेयरिंग जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल बी। की होना, इंपॉर्टेंट होना, की के बाद में जो टू लगा ये प्रेपोजिशन है, और ये की टू प्रेपोजिशन अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेती है। मैं इन सब की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे टू के बाद में आपको टू बेस फॉर्म ना लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाना है, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। इंडिया की वर्ब है नॉट ओनली अडेप्ट्स बट ऑल्सो थ्राइव्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों वर्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एक ही तरह के वर्ड्स को, वर्ब्स को इन दोनों से आप कनेक्ट किया जा सकता है ना। इंडिया की वर्ब है अडेप्ट्स एंड थ्राइव्स। चलिए अब ये देख लो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी। जस्ट अ मिनट। ये वो सारे फ्रेजेस हैं जिनमें टू एक प्रेपोजिशन होता है, जैसे एडमिट टू, एज अ मीन्स टू, गेट यूज टू, रिसोर्ट टू, की टू। और इन प्रेपोजिशंस के बाद में आपको नाउन की ज़रूरत होती है। अगर नाउन ना हो, वर्ब रखी हो, तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में आपको चेंज कर देना होता है। तो ये सारे फ्रेजेस याद रखना, बहुत क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में इन फ्रेजेस पे मिलेंगे। इनको लिखो, देखो, बोलो। मैं तो कहता हूँ हर बार इसको जब भी देखा करो ना तो बोल लिया करो, 5 मिनट लगा के सारे फ्रेजेस को एक बार बोल लिया करो। तो रिसोर्ट टू के बाद में, इंटीग्रल टू के बाद में अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, या फिर कोई नाउन आएगा, नाउन आएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो की टू आपको यहाँ भी मिलेगा इस लिस्ट में, और यही की टू आपको यहाँ दिखा ना, तो की टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं। स्टांस होती है आपकी पोजीशन किसी चीज़ को लेकर के, इवॉल्व करना यानी डेवलप करना ग्रेजुअली। लैंडस्केप होता है पूरा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट, अपहोल्ड करना, मेंटेन करना। अलाइन विद करना, किसी चीज़ के साथ एक लाइन में होना, एग्रीमेंट में होना। मिटिगेट करना, किसी चीज़ को नरम बनाना, जैसे सर के ऊपर आपने बाम लगाया, हाथ के ऊपर आपने मूव लगाई, पेन को मिटिगेट किया, कम किया। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, जोर देना। बड़ी कामयाबी, ब्रेक थ्रू। बड़ी नाकामयाबी, डिबैकल, सेटबैक या फियास्को। और बड़ा कारनामा वो होता है फीट, FEAT, फीट। अडेप्ट करना, अपने आप को ढालना। थ्राइव करना, किसी चीज़ में प्रॉस्पर करना, ग्रो करना। फिर और भी वर्ड्स हैं अपने पास। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है मिल करके बनाना। पोटेंशियल, संभावनाओं को बोलते हैं आपके अंदर की। रीप करना यानी फसल को काटना, किसी चीज़ के बेनिफिट को कलेक्ट करना। प्रोएक्टिव यानी जो सामने से एक्टिव हो। इम्पेरेटिव आपकी नेसेसरी ड्यूटी है जो आपको पूरी करनी है। सस्टेनेबल यानी लंबे वक्त में टिकाऊ हो। सर्ज यानी एक उछाल जो अचानक से आए, इंक्रीज। इल्यूसिव यानी वो गीला साबुन जो हाथ में नहीं आता। टेलर का मतलब है दर्जी की तरह किसी चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, फिट लगे जो आपको। और रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। इसी तरीके से ये अलग से जो वोकैब वर्ड्स देखे थे, पर्सपेक्टिव आपका नज़रिया है। स्टैग्नेशन यानी चीज़ों का एक जगह रुक जाना है। प्रोपोजिशन एक पोजीशन या एक ऑफर है। इम्पेरेटिव यानी एक नेसेसरी ड्यूटी है। लेवरेज यानी किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ की एडवांटेज उठाना। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। लास्ट का ये थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाता है ना, इससे दिमाग में बैठती हैं चीज़ें। ये एंगल्स पॉज नाम से क्या कहना चाह रहा है, इस टर्म का क्या मीनिंग है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एंगल्स पॉज यानी कंपनियां पैसा कमाएं लेकिन आगे लोगों को 20-30 साल तक पैसा ना दें, बहुत कम पैसा दें। तो कॉरपोरेशंस कैपिटलाइज ऑन करती हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे, जबकि एम्प्लॉय की वेजेस स्टैग्नेंट रहती हैं। यही है एंगल्स पॉज। चलो, ऑथर ने क्यों हाईलाइट किया एआई के एनर्जी कंजम्पशन को इस आर्टिकल में? क्या खास बात है एआई एनर्जी कंजम्पशन की?
सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि एआई की जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो मीट होनी चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, ना कि कोयले से या कच्चे तेल से। इसलिए इसने हाईलाइट किया कि एआई के लिए बिजली की बहुत ज़रूरत है और ये बिजली सोलर पावर से आए, न्यूक्लियर पावर या विंड पावर से आनी चाहिए। ठीक है, चलो। कह रहा जी बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है इनमें से भारत की स्ट्रेटजी को, रणनीति को एआई को लेकर के, क्या करना चाहिए भारत को? देखो, हमें एआई मॉडल डेवलपमेंट लाना है, प्रायोरिटाइज करना है भारत में, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे। एआई को हमें आगे भी बढ़ाना है, लेकिन कुछ ऐसे बढ़ाना है कि लोगों की नौकरियां ना जाएं, इकोनॉमिकली हम जो है ग्रो करते रहे, एआई के साथ में हम भी ग्रो करें। बी आंसर बनेगा इसमें। ठीक है, चलो। अब ये क्लोज टेस्ट है, 5 क्वेश्चन हैं इसमें। इन सारे वर्ड्स की लिस्ट में से 5 वर्ड्स को आपको जो है सिलेक्ट करना है जो सूटेबली इनको फिल कर सकें। बहुत ईजी, एक बार खुद से ट्राई दो। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, जो 2 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपने देखे, एक तो गिवन वाला और दूसरा रिसोर्ट टू। ठीक है, इस 2 को देख लेना। सभी के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जाके चेक करना और ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की? अच्छी लगी, मज़ा आया तो पीडीआई लिख दिया करो। सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग लगा, सब कुछ मैं समझ पाया। ये पीडीआई या पीडी आपका फीडबैक देने का तरीका है, ताकि ऐसे आर्टिकल्स को लाया जा सके जो आपको लर्निंग देते हैं, मज़ा देते हैं। चलिए, कल की क्लास में मुलाकात। अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।